नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र 2022 कक्षा 12th का जो हिंदी साहित्य का पहला मॉडल पेपर है, जो हम दोनों मिलकर एक साथ वाक्य सहित हल करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। थोड़ी मैं आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर कितने नंबर का ये साहित्य का पेपर होगा? 80 नंबर का ये साहित्य का पेपर होगा, ठीक है ना। 20 नंबर आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, आपको जो जितने भी दोस्तों लगभग इसके अंदर 20 या 21 प्रश्न आ रहे हैं, उसके लिए आपको संपूर्ण पेपर हल करने के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे दोस्तों? 2 घंटे और 45 मिनट का आपको पेपर हल करने में समय दिया जाएगा। और इतने समय में आपको पूरा पेपर हल करना है, अच्छी तरीके से करना है और 100 में से 100%, 100 में से 100 नंबर लाना है। तो इसलिए आपको किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए दोस्तों? सबसे पहले वर्तमान टाइम में आप दोस्तों क्या करिए, मान लो आप साहित्य के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो पहले आपको क्या होना चाहिए दोस्तों? सिलेबस ध्यान में होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका सिलेबस कितना कटा है, कितना रहा है, ये आपको सबके बारे में याद होना चाहिए। सिलेबस के बाद दोस्तों आप किसके आधार पर पढ़िए? ब्लू प्रिंट के आधार पर पढ़ाई करिए। किसके आधार पर? ब्लू प्रिंट के आधार पर पढ़ाई करना बेहद जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है? जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको छांटना है। क्या दोस्तों? जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको अलग छांटना है, ठीक है। ये 3 काम कर लिए। फिर आपको अधिकतर सेल्फ स्टडी पर ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों? सेल्फ स्टडी पर अधिक ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी के बगैर विद्यार्थी बिल्कुल बहुत कम स्कोर कर पाएगा। बिल्कुल समय भी आपके पास मात्र 30 दिन है, तो आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं एक नई सूचना और नया मैं इस चैनल के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर है। उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर को सोमवार से जो उनका यूट्यूब चैनल है उन पर क्या होने वाली है, क्लास 12th आर्ट्स की एक तो पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होने वाली है, जहां पर आपको अच्छे टीचर पढ़ाएंगे। वहां पर आपको मोस्ट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। तो वह क्लासें आप जरूर देखिए दोस्तों, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा दोस्तों। मैं भी आपको साथ साथ देश भर के हल करवाता रहूँगा और आप वहां से भी देखिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी के साथ उत्कर्ष ने जो इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज जारी की है, एक प्रश्न बैंक बुक जो लॉन्च की है, वो बाजार के अंदर आपको मिल जाएगी। वह बुक भी मैं इस चैनल पर संपूर्ण हल करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला दोस्तों? जो उत्कर्ष ने जो बुक लॉन्च की है, वह सारी बुक मैं इस चैनल पर हल करवाने वाला हूँ। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर ले दोस्तों। मैं 4-5 दिनों के अंदर बुक को उपलब्ध करवा दूंगा और उनकी पूरी पीडीएफ है जो टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं शुरू करता हूँ हिंदी साहित्य का जो मॉडल पेपर है संजीव दास डेसवर का, उसको शुरू करता हूँ। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। दोस्तों, ये आपका क्या दिया गया है? एक गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है? इस गद्यांश को सर्वप्रथम आपको क्या है, ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम के अंदर इसको पहले ध्यान से जल्दी से पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? पहला ही इसके अंदर पूछा है कि इसका जो उपयुक्त गद्यांश क्या है। क्या है दोस्तों इसका उपयुक्त गद्यांश? क्या, ये आपको पहला सवाल पूछा है। इस सवाल का पता जब लगेगा जब आप इसको पूरा पढ़ोगे। तो मैं भी इसको पढ़ लेता हूँ पूरा। दोस्तों, यह है सतसई शब्द संस्कृत के सप्तशती शब्द का अपभ्रंश रूप है। पहले संस्कृत में सप्तशती, शतक, सहस्रनामा आदि संख्यावाचक ग्रंथों की रचना भक्ति एवं स्रोत संबंधी साहित्य के लिए हुआ करती थी। इसलिए दुर्गा सप्ती, शिव सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम आदि ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। परंतु जब से भारत में आभीर जाति का प्रवेश हुआ और आभीरों के स्वच्छंद एवं ऐहिकता मूलक जीवन का प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा और भारतीय जन भी मोक्ष एवं परलोक की चिंता छोड़कर आभीरों की ही भांति ऐहिक जीवन की ओर आकृष्ट हुए और भक्ति परक साहित्य की रचना न करके साधारण जीवन में व्याप्त प्रेम भावनाएं, श्रृंगार संबंधी चेष्टाओं एवं दैनिक ह्रास प्रयासपूर्ण क्रिया व्यापारों का वर्णन करने लगे। इसका सर्वप्रथम प्रयास हालकृत जो गाथा सप्तशती के अंतर्गत दिखाई देता है। गाथा सप्तशती के उपरांत इस सतसई साहित्य की परंपरा में भृतहरिकृत श्रृंगार शतक आता है। हिंदी में श्रृंगार संबंधी सतसई काव्य का श्री गणेश बिहारी सतसई से होता है। वैसे बिहारी सतसई में भी नीति, ज्योतिष, गणित, भक्ति आदि विविध विषयों का समावेश मिलता है, किंतु इसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। दोस्तों, ये हमने पूरा पढ़ लिया। अब दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो शीर्षक हमने पढ़ा है। तो क्या शीर्षक है दोस्तों इसका? कि सतसई की परंपरा के बारे में इसका जो जिक्र कर रहा है, ये किसके बारे में? सतसई की परंपरा के बारे में ये जो पैराग्राफ है अधिक जिक्र कर रहा है। तो जिस पैराग्राफ में जो अधिक चीज़ें हैं जिनके हमारा ध्यान आकर्षित करता है, तो वही हमारा गद्यांश का शीर्षक होता है। तो इस गद्यांश का शीर्षक है सतसई परंपरा। दूसरा प्रश्न है, सतसई शब्द है। सतसई शब्द कौन सा है दोस्तों? जो सतसई शब्द है वो एक अपभ्रंश शब्द है। कौन सा भ्रंश शब्द है दोस्तों? अपभ्रंश शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम
जो हमारा इसका तीसरा प्रश्न है पहले का, निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है? निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है? तो बिहारी की जो भाषा है वो संस्कृत नहीं है। बिहारी की जो भाषा है वो संस्कृत नहीं है। तो दोस्तों आप मेरे को ये बताइए कि ये बिहारी सही है, इसकी भाषा कौन सी है? हमने पैराग्राफ के अंदर पहले पढ़ी है, तो आप इसे जरूर बताइए कौन सी भाषा है, बिहारी सही की भाषा कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा चौथा है कि गाथा सप्तशती के रचयिता है। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है दोस्तों? कवि हाल। कौन है? कवि हाल है जो गाथा सप्तशती के रचयिता है। दोस्तों ये प्रश्न जो ही पूछे गए हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर, इन सभी के प्रश्न इस पैराग्राफ में यानी इस गद्यांश में आपको मिलेंगे। आप ध्यानपूर्वक हमने पढ़ा है तो ये अपने को मिल गए, ठीक है ना। ये देश गाथा सप्तशती किसने लिखी? तो ये कवि हाल उस पैराग्राफ में है, ये आप थोड़े बहुत तो समझते ही हो। नेक्स्ट दोस्तों पांचवा है, हिंदी में श्रृंगार रस प्रदान सत्सई का श्री गणेश किया। हिंदी में जो श्रृंगार रस प्रदान सत्सई का श्री गणेश कौन करता है दोस्तों? तो बिहारी ने किया था। किसने किया? बिहारी ने किया। ये आपके गद्यांश में आया हुआ है और इनके सारे उत्तर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो पांचवा है, बिहारी सत्सई में निम्न विषय का समावेश है। बिहारी सत्सई में दोस्तों निम्न विषयों का समावेश है, नीति का है, श्रृंगार का है और भक्ति का है। उपयुक्त सभी का दोस्तों इसके अंदर क्या है? समावेश है। बिहारी सत्सई ने में जो इतने विषय, नीति है, इसके अंदर श्रृंगार भी है और भक्ति भी है। उपयुक्त सभी विषयों का क्या है? समावेश है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अपन इसका जो प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपने उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखने हैं। दोस्तों ये आपका दिया गया एक अपठित काव्यांश दिया गया है। दोस्तों इसको मैं पढ़ता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी ने उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये दोस्तों आपका कितना शानदार है जो आप अपठित काव्यांश दिया गया, इसको हमने पढ़ा है। तो आपको कुछ कुछ तो समझ में आया है। अगर कुछ कुछ नहीं आता समझ में तो एक बार और पढ़ लेना दोस्तों। ये 6 नंबर का है। आपके कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। नंबर भी काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसके जो प्रश्न है, प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान कृष्ण पांडवों को संदेश लेकर कहाँ गए? भगवान जो है वो कृष्ण है, वो पांडवों के संदेश लेकर कहाँ गए दोस्तों? आपको इसमें नजर आ रहा है दोस्तों, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। तो ये दोस्तों इसके अंदर लाइन दिख रही है ना, तो भगवान कहाँ है दोस्तों? हस्तिनापुर आए। ये इसका राइट आंसर होगा। असी शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? असी शब्द का अर्थ होता है तलवार। क्या होता है दोस्तों? असी का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। ये आया ना, असी परिजन पर असी ने उठाए, तो ये असी शब्द का अर्थ होता है तलवार, ठीक है ना। नेक्स्ट है तीसरा, कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे? कृष्ण जी ने जो युद्ध टालने के लिए कितने गांव मांगे दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए 5 गांव मांगे। कितने गांव मांगे दोस्तों? 5 ग्राम। ये देखो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, ये दोस्तों, ठीक है ना। तो ये 5 ग्राम मांगे यानी 5 गांव मांगे। नेक्स्ट हमारा चौथा है, दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य था। दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था दोस्तों? कृष्ण को बांधना। क्या था दोस्तों? कृष्ण को बांधना। भगवान कृष्ण को बांधना दुर्योधन का असाध्य कार्य था। नेक्स्ट हमारा इसका दोस्तों है 5वां प्रश्न है, उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टे हरि को बांधने चला। यहाँ हरि शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? यहाँ हरि शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण। क्या है दोस्तों? श्री कृष्ण यहाँ हरि शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट हमारा छठा है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है पंक्ति का चरितार्थ करती लोकोक्ति है। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति है दोस्तों? इसके अंदर दोस्तों ये लोकोक्ति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो लोकोक्ति है ये इसके संदर्भ में है। कौन सी दोस्तों? जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है पंक्ति की चरितार्थ करती लोकोक्ति कौन सी है दोस्तों? विनाश हारे विपरीत बुद्धि। विनाश हारे विपरीत बुद्धि। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है दोस्तों। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है दोस्तों, ओज गुण में द्वित्व संयुक्त एवं पुरुष वर्ण की प्रधानता होती है। जो ओज गुण है इसके अंदर दोस्तों द्वित्व संयुक्त एवं पुरुष से जो वर्ण की प्रधानता होती है। दूसरा है दोस्तों, केशवदास ने कवि प्रिया में क्या दोस्तों काव्य दोषों का विवेचना किया है। दोस्तों केशवदास ने कवि प्रिया के अंदर जो काव्य के दोषों का विवेचन किया है। ये दोस्तों 6 प्रश्न हैं, आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। इनको दोस्तों अच्छी तरीके से बोर्ड के अंदर करके आना। जो आता है वह पहले कर लीजिए दोस्तों, जो नहीं आता उसको एक बार छोड़ देना है, क्योंकि इसमें कहीं हेल्प भी हो जाती है आपकी बोर्ड के अंदर, कहीं हो जाती है कहीं नहीं होती है।
तो पहले आप हेल्प को तो टेंशन ही मत लीजिए, खुद इतने ऐसे पढ़कर जाएँ कि हेल्प की आपको किसी की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है दोहा छंद में प्रथम व तृतीय चरण में मात्राएँ होती है, दूसरे में चौथा चरण में कितनी मात्रा है दोस्तों? प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 11-11 मात्रा होती है। कितनी दोस्तों? 13-11 ये हो गई इसके पहला के अंदर, फिर दूसरा के अंदर हो गई, फिर 13-11। तो पहला वर्ण के अंदर कितनी हो गई दोस्तों? पहला और तृतीय 11-13 दोस्तों, इसको ऐसे लिखना, ठीक है ना। ये हो गई 13, ये हो गई 11, फिर ये 11, ये 13, इस प्रकार की होगी। पहला पूछा है पहला वर्ण के अंदर 13 होगी, 13 और तृतीय के अंदर कितनी होगी? 13, ठीक है। इस प्रकार से 13-13, ये 11, दूसरा और चौथे के 11-11, ठीक है ना। ये आपको याद में रखना है। चौथा है दोस्तों सोरठा दोहा का क्या है? ठीक उल्टा है। सोरठा दोहा का क्या है दोस्तों? ठीक उल्टा रूप है। सोरठा जो दोहा का ठीक उल्टा होता है। पांचवा है अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की क्या होती है? एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। जो अनुप्रास अलंकार है उसमें किसी वर्ण की एक से अधिक बार क्या होती है? आवृत्ति होती है। नेक्स्ट छठा है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तीसरा प्रश्न के निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा कितनी है दोस्तों? 20 है। कितनी है? 20 है। तो पहला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए। दोस्तों इसके अंदर 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीसरा के अंदर आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। अच्छी तरीके से छोटे प्रश्नों को पढ़ करके जाएं। दोस्तों पहला है अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए। तो क्या है दोस्तों? मौलिक उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण इसका आंसर होगा भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, ये अनुप्रास अलंकार का दोस्तों ये एक मौलिक उदाहरण है। भय भय की बार बार क्या होती है? आवृत्ति होती है, ठीक है ना। दूसरा है दोस्तों यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो ये इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? आंसर होगा जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती हो और प्रत्येक बार अर्थ भी भिन्न भिन्न निकलता हो। दोस्तों इसका आंसर है कि जहाँ एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती हो और प्रत्येक बार अर्थ भी भिन्न भिन्न निकलता हो। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। इसका तीसरा प्रश्न है मीडिया की भाषा में बीट का क्या तात्पर्य है? मीडिया की भाषा में दोस्तों ये बीट का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन जब उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जावे तो इसे बीट कहा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों इसका आंसर होगा कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन जब उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जावे तो उसे बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। दोस्तों ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है दोस्तों, प्रश्न अच्छा है। नेक्स्ट हमारा चौथा है कि सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? सामान्य लेखन का कौन सा जो सर्वमान्य नियम है वो विशेष लेखन पर भी लागू होता है? तो इसका आंसर होगा सरल और समझ का नियम। कौन सा नियम दोस्तों? सरल और समझ का नियम है। वो सामान्य लेखन का जो सरल और समझ का नियम है जो विशेष लेखन पर भी क्या होता है? लागू होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि आपका विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखिए। विशेष लेखन के अंदर पूछ रहा है तो विभिन्न लेखन क्या 4 क्षेत्र बताने हैं। पहला है दोस्तों अपन का व्यापार हो गया, दूसरा खेल, तीसरा विज्ञान प्रौद्योगिकी और चौथा कृषि। ये दोस्तों विशेष लेखन के जो विभिन्न क्षेत्रों के किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। तो ये 4 व्यापार हो गया, खेल हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी और चौथा हो गया कृषि। छठा प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अभी प्रिय थे? रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे दोस्तों? जो रामचंद्र शुक्ल जी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था? पहले तो वह अपने दोस्तों उनको क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखना है। रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को भारतेंदु जी के नाटक अति प्रिय लगते थे। भारतेंदु जी के जो नाटक है उन्हें अति प्रिय लगते थे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 7वां प्रश्न है कि धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? सुमिरन के मन के अध्याय के आधार पर उत्तर में लिखिए। धर्म के दोस्तों कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण बताए गए। कितने लक्षण बताए गए हैं? धर्म के 10 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 10 लक्षण होते हैं। 10 लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हमारा जो 8वां प्रश्न है देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है? देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम था दोस्तों? ये पाठ है। इस पाठ का कौन है दोस्तों इसके कवि? इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट है हमारा 9वां है सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। सरोज स्मृति जो कविता है जो स्मृति है वो कविता किस पर केंद्रित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लगा देना। कवि निराला की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है। जो कवि निराला था उसकी जो दिवंगत पुत्री थी उस सरोज पर केंद्रित है सरोज स्मृति। और इसके किसने लिखी थी दोस्तों? ये कवि निराला ने लिखी
थी। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। 10वां है, कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी? कविता है वो किस परंपरा के रूप में जन्मी, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कविता है वो वाचिक परंपरा के रूप में उभरती है और जन्मती है। कौन सी परंपरा? वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि एक नाटक में मुख्यतः कितने अंक होते हैं? एक नाटक में दोस्तों मुख्यतः कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। एक नाटक में मुख्यतः 3 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं दोस्तों? 3 अंक एक नाटक में होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो 12वां प्रश्न है, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है दोस्तों? कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। क्या होता है दोस्तों? कथानक होता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। क्या होता है? कथानक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा प्रश्न की कि प्रश्न संख्या 4 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम शब्द सीमा कितनी है दोस्तों? 40 शब्दों में लिखना है। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, बोर्ड के अंदर भी 2 नंबर का ही होगा, ठीक है ना। तो चौथा प्रश्न है हमारा कि समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में लिखिए। जो समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षिप्त में लिखना है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ करके जाना है। तो इसका आंसर है समाज लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। जो समाचार लेखन है दोस्तों, जो समाचार लेखन है वो कौन सी शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन लिखा जाता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है। इस शैली में लेखक स्वयं के विचार नहीं लिख सकता है, जबकि जो फीचर लेखन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, हर फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेखक इसमें स्वयं के विचार लिख सकता है। तो ये दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा हमने बताया है। तो ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा 5वां प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में लिखिए। जो पत्रकार होते हैं दोस्तों, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं दोस्तों। एक होता है पत्रकार पूर्वकालिक पत्रकार, ठीक है। दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार और तीसरे होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। कौन से पत्रकार दोस्तों? फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है दोस्तों कि आपका पसोवा नामक स्थान की विशेषता संक्षिप्त में लिखिए। जो दोस्तों एक स्थान का नाम बताया है, स्थान का नाम है पसोवा नामक स्थान की विशेषता संक्षेप में लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। पसोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहाँ प्राचीन काल से प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे। वहाँ एक विषधर सर्प भी रहता था और इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसे बुद्ध के थोड़े से केस और नख खंड रखे गए थे। ये दोस्तों पसोवा नामक स्थान की विशेषता मैंने बता दी है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि अगे के द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? इसका दोस्तों आंसर होगा पहला है दोस्तों, इसके अंदर पूछा गया है कि मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि अगे के द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई। तो इसका आंसर होगा कवि अगे ने मैंने देखा एक बूंद कविता में जीवन में क्षण के महत्व को भी स्थान दिया है। कविता में बूंद का एक क्षण के लिए ही सही ढलते सूरज की स्वर्णिम आभा से रंग जाने और फिर सागर में मिल जाने का वर्णन हुआ है। कवि का अभिप्राय यह है कि जीवन भले ही क्षण भंगुर है, किंतु इसे तेज और उष्मा से आलोकित होना चाहिए, तभी इसका महत्व है और तभी ही क्षण का भी महत्व है। दोस्तों इसको आपको समझना चाहिए। आपको भी वर्तमान टाइम में वह क्षण है जो आपके भविष्य को तय करने वाले हैं कि आप आगे जाकर के क्या करने वाले हो। 12th क्लास एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो आपको एक चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है। अब आप कौन सा चौराहा को सिलेक्ट करोगे और उसमें जाओगे, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अच्छी मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है दोस्तों। मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे कौन सा भी काम कर लो इस दुनिया में। आपको हर एक काम में अच्छी से अच्छी मेहनत करोगे तो उस काम को आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आप शिक्षा में, पढ़ाई के अंदर अच्छी मेहनत करिए। मोबाइल का युग है वर्तमान टाइम में, तो मोबाइल का कम सदुपयोग करिए और वर्तमान टाइम में सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, केशवदास अथवा विद्यापति में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है। तो इसका आंसर होगा, पहले बात करते हैं केशवदास जी की। केशवदास दोस्तों, विद्वानों ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कवि माना है। विद्वानों ने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य कवि माना है। ये रसवादी एवं असंस्कारवादी आचार्य थे। दोस्तों ये रसवादी और असंस्कारवादी का आचार्य थे। उन्हें कठिन काव्य का जो प्रेत भी कहा जाता है। दोस्तों कठिन काव्य का, जो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों है, पहली है रसिक प्रिया, दूसरी है कवि प्रिया तथा रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर
जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। उसके बाद दोस्तों छंदमाला, वीर सिंह, देवश्री तथा नखशिख केशवदास की ख्याति का आधार रामचंद्रिका है, जो कि राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। केशवदास जी को दोस्तों प्रसिद्धि किस पर मिला है? रामचंद्रिका पर इनको प्रसिद्धि प्राप्ति होती है, जो क्या है? एक राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा इसका अथवा में बात करते हैं। अथवा में पूछा है विद्यापति, किसका पूछा है? विद्यापति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैथिली कोकिल उपनाम से विख्यात कवि विद्यापति साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन आदि के प्रकांड पंडित थे। विद्यापति द्वारा कीर्ति लता और कीर्ति पताका अवहट्ठ भाषा में और पदावली प्रीकृत प्रीकृत मैथिली भाषा में रची गई। इनकी पदावली इनके बाल्यकाल से मृत्यु पर्यंत रचित इनकी कविताओं का संग्रह है। यह प्रेम, सौंदर्य, श्रृंगार तथा कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठतम रचना है। ये रचना अब उनकी अपार लोकप्रियता का पुष्ट प्रमाण है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नवा प्रश्न है। नवा प्रश्न क्या है दोस्तों? बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हर गोबिंद को क्यों बुलाया? संक्षेप में लिखिए। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हर गोबिंद को क्यों बुलाया? संक्षेप में लिखना है। तो इसको दोस्तों आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे, एकदम सही करोगे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पति का निधन होने के बाद से ही बड़ी बहुरिया के तीनों देवरों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। पति का निधन होने के बाद से ही जो बड़ी बहुरिया के तीनों देवरों का लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया गया था। वह गांव छोड़कर शहर में जा बसे थे। उन्होंने बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बांट लिया था। बड़ी बहुरिया की आर्थिक हालात खराब हो गई थी। वह गरीबी में जी रही थी, इसलिए वह अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी कि वह उसे अपने पास बुला ले। इसलिए बड़ी बहुरिया ने हर गोबिंद को बुलाया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ। तो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो 10वां प्रश्न है, श्रीलंका के अश्वों की किससे तुलना की गई और क्यों? संक्षेप में लिखिए। दोस्तों श्री राम की जो अश्व है उन दोस्तों इसका आंसर मैंने पहले श्रीलंका बोल दिया, तो इसका सही है दोस्तों। श्री राम के अश्वों को की किससे तुलना की गई है और क्यों? संक्षेप में लिखिए। श्री राम के अश्वों की तुलना पाले के मारे हुए कमल के पुष्प से की गई है, क्योंकि श्री राम अश्वों से बहुत प्रेम करते थे। उनके वन गमन पर कर जाने से अश्व दुर्बल और श्रीहीन प्रतीत होते थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 11 है, ममता कालिया अथवा निर्मल वर्मा में से किसी एक साहित्यकार का साहित्यिक परिचय दीजिए। ठीक है ना। तो पहला है ममता कालिया। नारी हृदय की सरलता, सुबोधता और एवं संवेदना का सुंदर समावेश तथा कथा वस्तु का भावपूर्ण विन्यास ममता कालिया की कहानी कला का वैशिष्ट्य है। इनके बगैर नरक दर नरक, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी आदि उपन्यास तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इन्हें अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 25 साल की लड़की तथा थिएटर रोड के कौवे इनके नवीन कहानी संग्रह हैं। नेक्स्ट अथवा के अंदर है निर्मल वर्मा। क्या है दोस्तों? निर्मल जो वर्मा है ये अथवा के अंदर है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं कि निर्मल वर्मा का जन्म शिमला में सन 1929 में हुआ था। इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की संस्कृति, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे। अनेक परिंदे, जलती झाड़ी, बीज बहस में आदि कहानी संग्रह, वे दिन, अंतिम अरण्य आदि उपन्यास तथा कुछ यात्रा संस्मरण एवं निबंध संग्रह काफी चर्चित है इनका। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है? बदनामी होती है सूरदास की झोंपड़ी अध्याय के आधार पर संक्षेप में वर्णन, उसका उत्तर लिखना है। ठीक है ना। तो पहला है, इसका आंसर है दोस्तों भैरों की पत्नी सुबागी। भैरों की पत्नी सुबागी अपने पति के मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है और सुबागी को मारने भैरों सूरदास की झोंपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास के हस्तक्षेप से उसे मार नहीं पाता है। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर प्रश्न उठाते थे। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, 13वां प्रश्न है हमारा कि रूप ने भूप दादा का धक्का क्यों दिया? रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया? आरोहण अध्याय के आधार पर उत्तर में संक्षेप में लिखना है। दोस्तों रूप ने जो भूप दादा था उनको धक्का क्यों दिया? रूप सिंह के घर से देवकुंड भाग जाने पर भूप दादा उसे खोजते हुए पकड़ लेते हैं। रूप सिंह के घर से कौन भागता है? देवकुंड भाग जाने पर भूप दादा उसे खोजते हुए लेते हैं। वह रूप सिंह की फिर से भाग जाने से के डर से उनकी कलाई कसकर पकड़कर लौट रहे थे। रूप सिंह ने छुटकारा पाने के लिए भूप दादा को धक्का दे दिया था। रूप सिंह ने दोस्तों छुटकारा पाने के लिए भूप सिंह को क्या दे दिया? भूप दादा को धक्का दे दिया
था। नेक्स्ट बात करते हैं 14वें प्रश्न। 14वां प्रश्न है, हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर संक्षेप में उत्तर लिखना है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि हाथीपाला का नाम हाथीपाला इसलिए रखा गया क्योंकि एक समय में वहाँ नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। हाथीपाला का नाम हाथीपाला इसलिए रखा गया क्योंकि एक समय में वहाँ नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए थे? सूरदास जी के जो रुपए है वो किसने और क्यों लिए थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सूरदास जी के रुपए हैं, सूरदास जी की रुपए की थैली भैरों ने चुराई थी। किसने चुराई थी दोस्तों? सूरदास जी की जो रुपए की थैली है वो किसने चुराई? भैरों ने चुराई थी। भैरों की पत्नी सुभागी अपने पति की मार के डर से सूरदास जी की झोंपड़ी में छिप गई थी। सूरदास जी के हस्तक्षेप के कारण भैरव अपनी पत्नी को मार नहीं पाया। सुभागी और सूरदास के चरित्र पर मोहल्ले वालों ने इतनी बातें बनाई कि भैरव ने अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के लिए सूरदास जी के रुपए की थैली उठा ली थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है, चार हाथ लघुकथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, कैसे? इस कथन का अभिप्राय कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और यह प्रश्न आपका उत्तर सीमा 60 सब सीमा है दोस्तों इसकी। और इस प्रश्न को अगर पूरा सही करोगे तो आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 3 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, लेखक के द्वारा शंकर भगवान की मूर्ति को गांव वालों को क्यों लौटा दिया गया? कच्चा चीटा अध्याय के आधार पर विस्तार से उत्तर दीजिए। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न हो गया। अब इसके आंसर की चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले का आंसर है कि चार हाथ लघु कथा वर्तमान में पनप रही मशीनी युग का जीता जागता उदाहरण है। चार हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में चल रहे मजदूरों के शोषण का उजागर करती है। मिल मालिकों का लालच मजदूरों के शोषण का प्रमुख कारण है। दोस्तों, मिल मालिकों का जो लालच है वो मजदूरों के शोषण का प्रमुख कारण है। मिल मालिक मजदूरों की स्थिति एवं हालात का फायदा उठाकर एक के बदले में दो व्यक्तियों जितना कार्य ले लेते हैं। वह हर संभव प्रयास करते हैं कि मजदूर लालची और बेबसी में इतना दब जाए कि विरोध की स्थिति में न रहे और मिल मालिक के इशारों पर दुगुना उत्पादन कर दे। ये दोस्तों इसका है राइट आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा था कि लेखक के द्वारा शंकर भगवान की मूर्ति को गांव वालों को क्यों लौटा दिया गया? कच्चा चिट्ठा अध्याय के आधार पर विस्तार से उत्तर देना है। तो देते हैं दोस्तों इसका उत्तर। इसका उत्तर है दोस्तों कि जिस गांव के लेखक शिव की मूर्ति लाए थे, जिस गांव से लेखक शिव की मूर्ति लाए थे, उसी गांव के 15-20 आदमी लेखक के दफ्तर में आए और उन्होंने शिव की मूर्ति के न रहने से गांव वालों के दुख के बारे में बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि गांव वालों ने ये तय किया है कि जब तक शिव की मूर्ति नहीं मिलेगी वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस पर लेखक ने शंकर भगवान की मूर्ति गांव वालों को क्या दी दोस्तों? वापस लौटा दी थी। ये इसका है राइट आंसर। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। 17वां प्रश्न है, हिमालय किधर है? इस प्रश्न का बालक ने क्या उत्तर दिया और क्यों? क्या आपके दृष्टिकोण में यह उत्तर सही है? विस्तार से उत्तर लिखिए। इसकी भी सिर्फ सीमा दोस्तों 60 ही सब सीमाएं और 3 नंबर इससे मिलने वाले आपको। इसके अंदर 18वां प्रश्न है कि एक एक कविता के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात भारत वर्ष की स्थिति का चित्रण विस्तार से कीजिए। एक कम जो कविता है उसके जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत वर्ष की स्थिति का चित्रण करना है। तो पहले का आंसर है दोस्तों, बच्चा पतंग उड़ाने में व्यस्त था, वह पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा था। उसे कवि का अचानक यह प्रश्न असामयिक लगा और फिर भी उसने सहजता से कहा कि हिमालय उधर है जिधर मेरी पतंग उड़ रही है। बालक को हर चीज़ पतंग की दिशा में ही नजर आती थी। कवि कहता है कि मैंने एक पहली बार स्वीकार किया कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है। दोस्तों, बच्चों की दुनिया क्या होती है? सीमित होती है। उनकी सोच की सीमा भी उसी तरह सीमित होती है। इस कारण वह हर चीज़ को अपने ढंग से देखते हैं। मेरी दृष्टि में ये उत्तर सही है। दोस्तों, क्या शानदार बात लिखी है कि बच्चों की दुनिया सीमित होती है। दोस्तों, आप अपने जो सही गलत का पता चलना चाहिए। पढ़ाई करने का यही मतलब होता है कि कौन सा काम मैं सही कर रहा हूँ और कौन सा गलत कर रहा हूँ। यही है पढ़ाई का अच्छी तरह महत्व होता है। ठीक है ना। दूसरा है हमारा अथवा के अंदर जो उत्तर है कि एक कम कविता के आधार पर स्वतंत्रता पश्चात भारतवर्ष की स्थिति का चित्रण करना है विस्तार से। तो हम चर्चा करते हैं दोस्तों। एक कम कविता के माध्यम से कवि बताता है कि स्वतंत्र भारत में आपसी और आंतरिक मतभेदों के फलस्वरूप गरीबी और अमीरी का फैसला दिन प्रतिदिन बढ़ता गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का उल्टा परिणाम निकला है। आज़ादी के बाद लोग अमीर बनने के लिए नैतिक पतन की राह पर चल पड़े। समाज में धोखाधड़ी और वह भ्रष्टाचार फैल गया। मानवीय मूल्यों के दरकिनार करते हुए सभी आगे बढ़ने की दौड़ में लग गए। फलस्वरूप गरीब गरीब और भी गरीब होता गया और अमीर अनेक प्रकारों से और भी अमीर होता गया। ये दोस्तों इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है कि हम हमारे आज के शहर में नियोजकों और इंजीनियरों व पुरातन नियोजकों में क्या अंतर बताया गया है? अपना मालूम खाऊ उजाड़ू सभ्यता में के अध्याय के आधार पर विस्तृत से लिखना है।
अथवा के अंदर हमारा प्रश्न है कि तुम खेल खेल में रोते हो, तुम खेल में रोते हो। इस कथन को सुनकर सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा? सूरदास की झोंपड़ी अध्याय के आधार पर विस्तार से लिखना है। दोस्तों इसके अंदर जो 18वां प्रश्न है वो आपका दोस्तों 4 नंबर का होने वाला है और आपको कितना कितना दोस्तों 80 शब्दों के अंदर इसको उत्तर देना है। तो हम पहले की ये उत्तर देते हैं कि हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि पानी का प्रबंध वही जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। इनका मानना है कि ये ज्ञान तो पश्चिम के पुनर्जागरण के बाद ही आया है। वह भ्रांत धारणा के शिकार है। मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि सब शासक पठार पर पानी को रोकने तथा पानी का उचित प्रबंध करने में कुशल थे। उन्होंने खूब कुएं, तालाब व बावड़ियाँ बनवाई जो कि पुनर्जागरण काल से बहुत पहले ही हो गए थे। जबकि आज के नियोजकों व इंजीनियरों ने तालाब को गाद से भर दिया है और ज़मीन के पानी का पाताल से भी निकाल लिया। फलस्वरूप नदी नाले सूख गए जिसके कारण पग पग नीर वाला मालवा सूख गया। क्या शानदार बात लिखी है दोस्तों। पहले पश्चिम राजस्थान के अंदर जब बरसात नहीं होती थी दोस्तों, तो हमारे जो दादा परदादे थे वो जो हमारे पशु चराने के लिए कहाँ जाते थे? मालवा जाते थे। आप अपने दादों से पूछिए, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए कि पहले ज़माने में यहाँ वर्षा नहीं होती थी तो हमारे जो यहाँ लोग थे वो पशु चराने के लिए पश्चिम राजस्थान से मालवा जाते थे। और कवि ने इसका भी बहुत शानदार उदाहरण दिया है कि जो वर्तमान में इंजीनियर है और नियोजक है उन्होंने क्या ज़मीन से पानी निकाल लिया, लेकिन वह जिसके कारण दोस्तों पग पग नीर वाला मालवा सूख गया। पहले दोस्तों मालवा के अंदर शानदार बरसात होती थी, यहाँ से लोग पशु चराने भी जाते थे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो 8वां में प्रश्न है वो है तुम खेल में रोते हो। इस कथन को सुनकर सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा? सूरदास की झोंपड़ी अध्याय के आधार पर विस्तार से लिखिए। तो इसका आंसर है दोस्तों सूरदास के चिंतन पक्ष में ये बदलाव आया है कि कहाँ तो वह निराशा गलानी चिंता और शोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, वही गीशु के इस कथन खेल में रोते हो को सुनकर सूरदास को मानो जीवन मंत्र मिल गया हो। ये सोचने लगा कि वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ। खेल तो हंसने के लिए है, रोने और हारने पर पछताने के लिए नहीं। फिर ये जीवन भी तो एक खेल ही है, इसमें ऊंच नीच, हार जीत, हानि लाभ चलते ही रहते हैं। उसे खिलाड़ी की तरह बिना किसी ग्लानि, दुख और निराशा के आशा व जोश के साथ पुनः अपने जीवन रूपी खेल को नए सिरे से खेलना शुरू कर देना चाहिए। ये सोचते सोचते सूरदास जीवन के पुनर्निर्माण के लिए खड़ा हो गया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। अब आपका भाग दया है दे के अंदर दोस्तों क्या पूछा जाएगा आपके कि निम्नलिखित पठित काव्यांश में से एक सप्रसंग वे क्या पूछेगा। दोस्तों आपको 5 नंबर मिलने वाले। 5 नंबर को अलग अलग भागों में बांट दिया। दोस्तों आप विशेषी अच्छा लिखोगे, नहीं प्रसंग अच्छा लिखोगे तो आपको क्या होने वाला 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको 4 नंबर मिलेंगे उसकी व्याख्या उसका विशेष्य के आधार पर, ठीक है ना। 1 नंबर तो आपको मिलेगा प्रसंग अच्छा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं व्याख्या, अगर आप सही ढंग से करते हो तो फिर 1 नंबर आपको मिलने वाला है जो आप नीचे व्याख्या के अंदर विशेष लिखा जाता है उसके बारे में। इस तरह हम व्याख्या को हम बांट लेते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको व्याख्या करनी है। एक भाग को अच्छा नहीं लिखना है, एक भाग को गंदा भी नहीं लिखना है, सभी को समान रूप से अच्छी तरीके से उत्तर देना है। व्याख्या है दोस्तों, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आगे के स्तंभ और पानी के स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अधर्य। नेक्स्ट है शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये दोस्तों आपका पहला था। और अथवा के अंदर ये पूछ है आपके व्याख्या वाला जो पैराग्राफ है, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुदी रहे दु नयान, कोकिला कलरव मधुकर धुनी सुनी कर देव झांपाई कान, माधव सुनो सुनो बचन हमारा, तो है गुने सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तोहारा, धरनी धरी धनी कत बेरई बेशई, पुनि तई ही उठई ने पारा, कातर देही करी चौदी से हेरी हेरी, नयन गरे जल धारा। ये दोस्तों आपका था। तो पहले हम व्याख्या करते हैं दोस्तों। क्या शानदार व्याख्या करनी है आपको दोस्तों। पहला हमें लिखना है प्रसंग, शानदार वाला प्रसंग लिखना है दोस्तों, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रस्तुत काव्यांश केदारनाथ सिंह की कविता बनारस से लिया गया है और इस अंश में कवि ने बनारस के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक रूप का वर्णन किया है। तो इसकी व्याख्या है दोस्तों, कवि कहता है कि बनारस में जो कुछ भी है वह बिना किसी खंभे के खड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ प्राचीनता, आध्यात्मिकता, भक्ति, आस्था और विश्वास आदि सब बिना किसी सहारे के अपने आप ही जनजीवन में व्याप्त है। उसका आधार कोई प्राकृतिक स्तंभ नहीं है, उसका धरातल पौराणिक व
मितकीय है। इस शहर में एक और चित्ता व भस्म है, जो दूसरी ओर प्रकाश के स्तंभ भी है, अर्थात चित्ता की आग हर समय जलती रहती है, तो गंगा की धारा भी सतत बहती रहती है। यहाँ मंदिरों में सुगंधित पुष्पों की खुशबू उड़ती रहती है, तो आरती पूजा के समय अगरबत्ती आदि का धुआं भी वातावरण को सुगंधित बनाए रखता है। यहाँ मंदिरों में मनुष्य भी उठे हुए हाथ प्रभु की जय जयकार करते नजर आते हैं। कहने का भाव है कि धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये शहर अद्भुत व अनुपम है। कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह बनारस शहर अपनी एक टांग पर गंगा के जल में खड़ा हुआ सूर्य का अर्घ्य दे रहा है, अर्थात ये शहर प्राचीन समय से ही सूर्य को एक अदृश्य सत्ता पर ब्रह्म मानकर उसकी पूजा अर्चना करता आ रहा है। यह प्राचीन परंपरा अभी चली आ रही है और बनारस का एक हिस्सा प्राचीनता का पोषक है, जो दूसरा हिस्सा आधुनिकता के प्रभाव में आकर जी रहा है, जिसके बारे में प्राचीन शहर को कुछ पता या खबर नहीं है। वह वर्षों से एक ही दिनचर्या में जिए चला आ रहा है। परिवर्तन की कोई लहर उसे छू भी नहीं गई। वह अपने आप में और अपने कार्यों में पूरी तरह मस्त है। तो ये है बनारस शहर का सजीव चित्रण। दोस्तों, आपको अगर पूछ ले कि बनारस शहर का सजीव चित्रण कीजिए, तो इसका भी आंसर यही है, तो इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट दोस्तों, ये विशेष है दोस्तों, बनारस की प्राचीनता और उसकी धर्म साधना का उल्लेख किया गया है। बनारस की जो प्राचीनता है और उसकी धर्म साधना का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा है इसके अंदर कि सूर्य को अलक्षित सत्ता बताकर उसे अदृश्य सत्ता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। तीसरा है बिल्कुल बेखबर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। चौथा है भाषा तत्सम प्रदान भावानुरूप और प्रतीकात्मक लाक्षणिक है। नेक्स्ट अथवा के अंदर हमारी व्याख्या है दोस्तों कि प्रस्तुत पद कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से अवतरित है, और इस पद में कवि ने क्या दोस्तों नायिका की दुखद स्थिति का वर्णन किया है। वह क्या है दोस्तों कि विरहिणी नायिका या राधा की विरह दशा का वर्णन करती हुई कोई दूसरी और या सखी नायक श्री कृष्ण से कहती है कि हे माधव, हमारी बात सुनो। कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली ये नायिका वन प्रदेश के फूलों को देखकर अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है। कोयल की मधुर कूक और भ्रमर समूह की मधुर गुंजार को सुनकर वह अपने कानों को हाथों से ढक लेती है। तुम्हारे गुणों और प्रेमों के बारे में सोच कर वह सुंदरी नायिका अत्यंत दुबली हो गई है। वह नायिका धरती को पकड़कर बार बार बैठ जाती है और फिर उठ भी नहीं पाती है। दीन दृष्टि से वह चारों दिशों की ओर देखती है। उनके नेत्र से गर्म गर्म आंसुओं की जल धारा है वो गिरती रहती है। तो इसका दोस्तों विशेष है कि विरह की तीव्रता का मार्मिक वर्णन हुआ है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश रूपक परिकर तथा अत्योक्ति अलंकार प्रयुक्त होता है, और विप्रलभ श्रृंगार माधुर्य गुण और भाषागत लालित्य दृष्टि है। ये दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर होता है। और 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पठित गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो दोस्तों हमारा जो पहला है, जो ये दिया गया है पैराग्राफ है, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बताती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखे पुर्जे गिन ले। उसके बाद दोस्तों पुर्जा गिन ले, उन्हें खोल कर फिर जमा ले, साफ करके फिर लगा ले। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। ये तो वेद शास्त्रिज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या है, क्या इसे उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है। ये दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ था ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्होंने औद्योगिकरण की झंझावात ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर बाध्य चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वह दोबारा अपने जान पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है, तो वह फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटते हैं। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं उजड़ता, बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये इसकी की क्या है व्याख्या है। प्रस्तुत जो व्याख्या है दोस्तों, प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के सुमीरिन के मन के निबंध से घड़ी के पुर्जे शीर्षक वर्णन से उद्धृत है, और इसमें धर्म का रहस्य जानने के संबंध में घड़ी का दृष्टांत दिया गया है, और इसे धर्म उपदेशकों की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। तो ये दोस्तों व्याख्या है, पढ़ते हैं व्याख्या को। धर्म के क्षेत्र में वेद शास्त्रों के ज्ञाता धर्माचार्य अपनी मनमानी करते हुए धर्म में उपदेश सुनने वालों को ये
अनुमति नहीं देना चाहते हैं कि वह धर्म के संबंध में प्रश्न करे, धर्म के स्वरूप मर्म रहस्य जाने। वह चाहते हैं कि श्रोता जागरूक हुए बिना उसे ही माने जो हमें उन्हें बतावे। धर्म की बारीकियां जानने की इच्छा करने का अधिकार सभी को नहीं है। वह बातें जानने का अधिकार उन लोगों का है जो वेद शास्त्रों के ज्ञाता है, जो धर्मचारी कहे जाते हैं। इस कथन को घड़ी का दृष्टांत देकर प्रस्तुत करते हैं। जो व्यक्ति समय जानना चाहे तो वह घड़ी से समय ज्ञात करना जानने वाले से पूछ ले। इतने से संतोष न हो तो समय जानने का इच्छुक व्यक्ति घड़ी को देखना सीख ले, परंतु वह घड़ी के पीछे के भाग को खोलकर उसके भीतर के पुर्जे गिनने, उन्हें खोलकर साफ करके फिर से जमा करने का प्रयत्न कभी न करे। वह पुर्जों की जानकारी करने का स्वयं को अधिकारी भी न माने, स्वयं को घड़ी से समय जानने तक ही सीमित रखे। लेखक का मानना है कि धर्म का रहस्य जानने की इच्छा रखना और मन में उठती शंका का समाधान करना ये हर श्रोता चाहता है, परंतु धर्माचार्य उसे ऐसी छूट नहीं देते हैं। ये दोस्तों इसकी होती है व्याख्या। और लेखक बताना चाहता है कि रहस्य को जानने की इच्छा पूरी होने पर ही सही ज्ञान हो सकता है। दूसरा है धर्म उपदेशों के व्यवहार पर आक्षेप किया है। तीसरा इसके अंदर पॉइंट है भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और भावानुरूप है। शैली अलंकृत, व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक है। दोस्तों ये भाषा वाला तो आप हर वाक्य के अंदर नीचे लिख करके आ जाना कि भाषा सरल, प्रभावपूर्ण और भावानुरूप है। ये तो पॉइंट आप लिख करके आ जाना। शैली जो आपको लगे कौन सी शैली है, चित्रात्मक है, अलंकृत है, व्यंग्यात्मक है, उपदेशात्मक है या भावात्मक है, इसके बारे में आपको खुद को पढ़कर सोचना है। नेक्स्ट है अथवा का प्रश्न दोस्तों। अथवा का जो प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश निर्मल वर्मा की जहाँ कोई वापसी नई यात्रा वृत्त से अवतरित है और इसमें लेखक बताता है कि गांवों से उजाड़े गए लोग मजदूरी करने का विवश होंगे और अपने मूल निवास के उन्हें याद भर रह जाएगी। ठीक है ना। तो ये इसकी व्याख्या है दोस्तों। आधुनिक भारत में शरणार्थियों के औद्योगिकरण के कारण अपने घरों, अपनी जमीन से उखाड़ा गया है, उन्हें वहां से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। लेखक प्रकृति और इतिहास के बीच अंतर मानकर उसे स्पष्ट करते हुए कहता है कि बाढ़ या भूकंप आदि के रूप में प्रकृति लोगों को कुछ दिनों के लिए ही घर बार छोड़कर जाने के लिए विवश करती है, परंतु उसे आपदा के शांत को जानने पर निवासित लोग पुनः अपने क्षेत्र में लौट आते हैं। उन्हें फिर अपने घरों के आसपास का वातावरण उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब औद्योगिकरण, विकास और उन्नति के नाम पर इतिहास लोगों को उखाड़ता है, घर बार छोड़कर जाने के लिए विवश करता है, तो वह लोग कभी भी अपने घर लौट कर नहीं आ पाते हैं। उनके लिए अपने पुश्तैनी घर बार सब इतिहास की बातें बन जाती है। इससे केवल व्यक्ति नहीं निर्वासित होते, अपितु उनके रहने के स्थान के आसपास की हर चीज़ प्रभावित नष्ट होती है। उनके मकान, उनके आसपास का वातावरण सब नष्ट हो जाता है। और पहला दोस्तों विशेष है औद्योगिकरण के कारण विस्थापितों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त हुई है। भाषा तत्सम शब्द प्रधान है और शैली प्रतीकात्मक, भावात्मक और विश्लेषणात्मक है। ये दोस्तों आपकी व्याख्या होती है कंप्लीट। और अब आपका पूछे 21वां प्रश्न दोस्तों, क्या शानदार जानदार वाला प्रश्न आया है दोस्तों। आपके हिंदी अनिवार्य अगर विषय है इस साहित्य के साथ तो उसके अंदर भी निबंध आएंगे, इसलिए आपको कुल 10 निबंध याद करने हैं। कितने दोस्तों? दोनों को मिलाकर 5-5 निबंध याद कर लें। दोनों में से एक तो 100% आएगा दोस्तों। इसके अंदर 5 निबंध दिए, 5 निबंध दिए। कितने? 5 निबंध दिए। बढ़ती तकनीकी सुविधा या समस्या, वह है प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण। श है यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, और द है दैनिक जीवन में विज्ञान, और ये है दोस्तों कोरोना काल में शिक्षा। दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है कोरोना काल में शिक्षा। कौन सा प्रश्न दोस्तों? कोरोना काल के अंदर जो शिक्षा थी, ये प्रश्न छपने वाला है बोर्ड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो मैं आपको ये जो कोरोना काल में शिक्षा है इसको संपूर्ण चर्चा के साथ पढ़ाता हूँ, या फिर पांचों पढ़ा देता हूँ। चलो पांचों पढ़ा देता हूँ दोस्तों। पहला है हमारा बढ़ती तकनीकी सुविधा या समस्या। बढ़ती तकनीकी सुविधा या समस्या दोस्तों, इसके अंदर पहले हमें पॉइंटों के अंदर विस्तृत से बात करनी है। पहला लिखना है प्रस्तावना। दूसरा है दोस्तों तकनीकी के विकास का प्रभाव, तकनीक के विकास का प्रभाव। तीसरा है सुविधा या समस्या, और चौथा है तकनीकी से जुड़े नवीन मुद्दे, और पांचवा लिखना है अपना उपसार। तो दोस्तों पॉइंट के साथ पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करके हर एक चीज़ को हाईलाइट करके दिखाओगे तो आपको नंबर मिलने की बहुत बड़ी गुंजाइश मिलेगी। पहला है प्रस्तावना। जीवन सदैव बढ़ती तकनीकी सुविधा व समस्या के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसका निबंध है। प्रस्तावना के अंदर लिखना है जीवन सदैव गतिशील है रहता है। इस सृष्टि का हर प्राणी लगातार विकास कर रहा है। मानव जाति विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयासशील रही है। इसी कारण अन्य प्राणियों ने केवल स्वयं से ही नहीं विकास किया, किंतु मानव ने अपनी कल्पनाओं को ही अपने विकास का अंग बना लिया। अन्य जीव वातावरण के अनुकूल ढलते हैं, किंतु मानव प्रत्येक भौगोलिक वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। इसके लिए वह हर काल में तकनीकी का आश्रय लेता है और अपने तकनीकी कौशल से हर कालखंड में स्वयं को उन्नत करता चला गया। नेक्स्ट है दोस्तों तकनीकी के विकास का प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि तकनीकी नवीन आविष्कारों ने हमें बहुत लाभ पहुंचाया है, और ये तकनीकी ही है जिसने मानव जीवन को अत्यंत सहज, सरल और रोचक बना दिया है। विगत शताब्दी से वर्तमान तक तकनीकी विकास की गति अभूतपूर्व रही है, जिससे मानव जाति के अधिकांश वर्ग
आश्चर्यचकित रह गए हैं। फिर चाहे वह कृषि, चिकित्सा, यातायात, शिक्षा, संचार के माध्यम या विज्ञान का क्षेत्र हो। वैसे तो तकनीक का विकास प्रत्येक कालखंड में हुआ है। यथा सहारे के लिए लाठी से भाला और अन्य हथियार, औजार, पहिए का विकास, अग्नि पर नियंत्रण। उसके बाद दोस्तों मशीन का निर्माण होता है। जैसे जैसे नवीन तकनीक का आविष्कार हुआ, उससे समाज में प्रगति का संचार हुआ और साथ ही प्रकृति के प्रभाव से समाज में भेद उत्पन्न हुए। बढ़ती तकनीकी से मानव अपनी कल्पनाओं को भी साकार कर रहा है। नेक्स्ट तीसरा है सुविधा या समस्या। क्या दोस्तों सुविधा या समस्या रहती है? दोनों ही वर्ग सही भी है। जो वर्ग तकनीकी विकास के साथ उन्नति कर रहा है वह अपने विकास के मध्य में समाज को हानि पहुंचाने लगता है। यथा विस्फोट के विकास से अद्भुत अकल्पनीय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण होने लगा है, जिससे पूरी सृष्टि पर विनाश के काल बादल मंडरा रहे हैं। किंतु उसी विस्फोटक पदार्थ से अकल्पनीय मार्गों व बांधों को का निर्माण भी हुआ है। और इसी प्रकार रसायन शास्त्र में विषैली गैसें का निर्माण हुआ है। वही कृत्रिम जो प्राण वायु ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। और जहाँ तकनीक के द्वारा विनाशकारी शस्त्र निर्मित हुए हैं, वही यातायात के विभिन्न साधनों में विकसित हुए हैं। बढ़ती तकनीकी से चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न घातक बीमारियों पर नियंत्रण पा लिया गया है। बढ़ती तकनीकी से ही आज कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति संभव हो सकी। नेक्स्ट होता है दोस्तों तकनीकी से जुड़ी नवीन मुद्दे। तकनीकी से जुड़े जो नवीन मुद्दे हैं वहाँ क्या है दोस्तों, जहाँ एक और टेक्नोलॉजी का अर्थ ज्ञान व कौशल है के संयोजन से है, वही दूसरी ओर तकनीकी की दिशा किस ओर हो, इस पर विवाद लगातार सामने आ रहा है। चाहे वह पहले से रोबोटिक या स्पेस प्रोग्राम पर किए जा रहे खर्च का विवाद हो, या हाल ही में चर्चित चीनी वैज्ञानिक द्वारा दोस्तों ये CRISPR यानी Cas9 की मदद से दुनिया में पहले डिजाइनर बेबी बनाने की ऐलान में कही जा रही एक्सपेरिमेंटल एरर की बात हो। इस विवाद ने एक विमर्श को जन्म दे दिया है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर हमें लिखना है उपसार। अतः यह कहा जा सकता है कि तकनीकी विकास तो मानव बुद्धि का चमत्कार है जो अनवरत चलता रहना चाहिए, किंतु इसके प्रयोग के लिए आत्म नियंत्रण अत्यावश्यक है। अन्यथा अनियंत्रण तकनीक का विकास तो बंदर के हाथ में उस तरह के समान घातक हो सकता है। अतः समाज में बढ़ती तकनीकी समस्या नहीं है, उसके प्रयोग में अनैतिकता का समावेश समाज के लिए घातक है। इसलिए हमें मानव समाज के अनवरत विकास के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ नैतिक विकास की परम आवश्यक है। यदि ऐसा किया जा सके तो बढ़ती तकनीकी समाज के लिए सुविधाजनक और हितकारी है, अन्यथा ये एक समस्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ये प्राकृतिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो भी अगर पढ़ ले तो पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर पहला है प्रस्तावना लिखना है, प्राकृतिक आपदा के प्रकार कौन कौन से लिखने हैं, फिर कारण लिखना है, फिर निवारण के उपाय और फिर लिखना है उपचार। पहले हम प्रस्तावना की बात करते हैं। पहले दोस्तों प्रस्तावना के लिखना है, प्रकृति का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। ये एक और हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक साधन जुटाती है, तो दूसरी ओर अपना विकराल रूप दिखाकर मानव जीवन के लिए संकट भी उत्पन्न कर देती है। प्रकृति के रौद्र एवं भयानक रूप के फलस्वरूप मानव जीवन पर जो संकट के बादल छा जाते हैं वही आपदा है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर दूसरा पॉइंट है कि जो आपकी प्राकृतिक आपदा के प्रकार कौन कौन से हैं। प्राकृतिक आपदा के प्रकार कौन कौन से हैं? प्राकृतिक आपदा का अर्थ होता है प्रकृति की ओर से आए संकट, ठीक है ना। प्राकृतिक घटनाएं जिन्हें मनुष्य अपनी भाषा में आपदा या संकट कहता है। वास्तव में धरती की व्यवस्था है। पहाड़ों का टूटना, समुद्र का अनियंत्रित होना, बाढ़, तूफान आना, अकाल, भूकंप आना, ये प्राकृतिक की अगड़ाइयाँ हैं। जब भी बड़े बड़े भूकंप आते हैं तो हमारी बनाई हुई हरी भरी दुनिया को उजाड़ देते हैं। वास्तव में पृथ्वी पर हुए निर्माण और विनाश उसकी स्वाभाविक लीलाएं हैं। हमें उन लीलाओं के समक्ष सिर झुकाकर ही चलना चाहिए। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जबकि मानव सारे प्राकृतिक संकटों पर काबू पा लेता है। उत्तराखंड का जल प्रलय, यही दोस्तों उदाहरण दिया गया है। कुछ समय पहले भारत के उत्तराखंड में जल प्रलय आया। पहाड़ों पर बादल फटे, घनघोर बारिश हुई और लाखों लोग पहाड़ों में फंस गए। जो जहाँ था वहीं पर जल प्रलय का शिकार हो गया और किसी के ऊपर चट्टान गिरी तो किसी के पाँव के नीचे से धरती खिसक गई। इस प्रकार हजारों लोग तत्काल की भेंट चढ़ गए। नेक्स्ट है दोस्तों इसके कारण क्या है। इस भयंकर प्राकृतिक आपदा का मूल कारण पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि हमने अपनी अंधाधुंध प्रकृति की चाह में जिस प्रकार पहाड़ों को काटा, उनकी छाती में सुरंगें बनाई, बारूद लगाकर विस्फोट किए और उन पर चलने के लिए सड़कें बनाई, उससे पहाड़ों में खलबली मच गई और भूस्खलन आम हो गए। पहाड़ों पर सदियों से जमे पत्थर, पेड़ और मिट्टी अपनी जड़ें से उखड़ गए और पेड़ों की कटाई से जंगल के जंगली
जंगल खाली होकर पेड़ विहीन हो गए और जिस कारण अकाल पड़ने लगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के परिणाम स्वरूप ही भयंकर विनाश छा जाता है। यह सब मानव की करतूत है। हम प्रकृति को छेड़ेंगे तो प्रकृति हमें हिसाब से हमसे बदला लेगी और पहाड़ों पर बनाए जाने वाले बांध तो बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, निवारण के कारण पूछने। हमारी समझ में प्राकृतिक छेड़छाड़ के जो कारण हमें हानि पहुंचा रहे हैं, हम उन सभी पर नियंत्रण करके इन प्राकृतिक आपदाओं से मानव जाति को बचा सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, यह प्रकृति करोड़ों क्या अरबों अरबों लोगों का पालन बड़े आराम से कर सकती है, किंतु एक भी इंसान की तृष्णा पूरी तरह नहीं कर सकती है। अपनी हवस को पूरा करने के लिए वृक्षों को काटना, पहाड़ों को काटना, झीलें बनाना, बांध बनाना आदि बंद करना होगा। शेष सभी पशु पक्षी की प्रकृति की चिंता किए बिना ही जी रहे हैं। हम सभी को अपनी तृष्णाओं पर नियंत्रण करते हुए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से रोकना होगा। और उपसार लिखा है दोस्तों, हमें महात्मा गांधी के उक्त संदेश को जीवन में उतारना होगा। जिससे काम में खतरा महसूस हो, कम से कम उसे बचे। फिर भी हमें आवश्यक कार्रवाई करनी पड़े तो पहले सुरक्षा के उपाय अपनाएं। और मानव जीवन के लिए ये भी आवश्यक है कि हम प्राकृतिक आपदा आने पर उसे निपटने के उपाय के लिए हमेशा तैयार रहे। दोस्तों, ये जो आपका तीसरा दिया गया है, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो ये कोई एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको मैं आपको नहीं करवाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, अगर लेना चाहते हो तो। नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ है जो मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और वहां से आप इसकी संपूर्ण पीडीएफ देख सकते हो। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है ना। ये दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है, दैनिक जीवन में विज्ञान, ये दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आपको पूछा जा सकता है, तो इसको मैं हल करवा देता हूँ। दैनिक जीवन के विज्ञान दोस्तों, प्रस्तावना लिखनी है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। जो आधुनिक युग है वो विज्ञान का युग है। विज्ञान आज मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है और हम अब पग पग पर उसका सहारा लेने लग गए हैं। विज्ञान के द्वारा मानव के लिए सुख सुविधा के साधनों को पर्याप्त विस्तार हुआ है, परंतु इससे विनाशकारी आविष्कार भी हो रहे हैं। इससे ये प्रश्न उठता है कि विज्ञान मानव के लिए वरदान है या अभिशाप। इस प्रश्न का उचित उत्तर कोई नहीं दे पा रहा है। विज्ञान मानव के लिए एक महान वरदान है। मानव के इतिहास में उसके जीवन के लिए विज्ञान में उदय से बेहतर कोई घटना घटित नहीं हुई है। विज्ञान ने मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाने और उसकी अज्ञानता को दूर भगाने व उसकी मुश्किलों को कम करने के सार्थक भूमिका निभाई है। विज्ञान मानव का निष्ठावान सेवक है, चाहे वह घर हो या खेत या कारखाना। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान हमारी सहायता करता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जीवन के विविध क्षेत्रों में विज्ञान कैसे काम करता है, इसके बारे में बताना है। विज्ञान ने हमारे जीवन में भारी परिवर्तन ला दिया है। विज्ञान ने सुविधाओं को सस्ता, सहज और सुलभ बना दिया है। विज्ञान की सहायता से माल का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा है। अब यह वस्तुएं सस्ती कीमतों पर बाजार में बिकती है। पुस्तकें, संगीत और मनोरंजन के अन्य साधन आज आसानी से मिल जाते हैं। रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा ऐसे साधन हैं जिनसे हम अपना समय आनंदपूर्वक गुजार सकते हैं। निसंदेह आज साधारण व्यक्ति के जीवन में पहले से बहुत अधिक अंतर आ गया है। नेक्स्ट दोस्तों, इसके अंदर है चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का अमूल्य योगदान है। विज्ञान द्वारा मानव को विभिन्न असाध्य रोगों के इलाज की शक्ति प्राप्त हो गई है। चेचक, हैजा, प्लेग आदि के विनाश से अब मानवता अपने आप को सुरक्षित पाती है। विज्ञान की सहायता से हम लोग रोगों को फैलाने वाले कीटाणु को जड़ से उखाड़ फेंकने में समर्थन हो जाते हैं। आज संभवतः 1-2 रोगों को छोड़कर कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको असाध्य कहा जा सके। विज्ञान ने हमारी यात्राओं को सुखद बना दिया है। विज्ञान ने समय और दूरी पर विजय प्राप्त कर ली है। गाड़ियां वनों और मरुस्थलों को सुरक्षित पार कर जाती है और मनुष्य तेज गति और आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। हवाई जहाज 1 घंटे में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। गृहिणियों के लिए जो विज्ञान एक वरदान है, अब उसे अपना सारा समय रसोई घर में बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके कार्यभार को कम करने के लिए अनेक उपकरणों का विकास हो गया है। अब रसोई के सारे कार्य बिजली के यंत्रों की सहायता से किए जा सकते हैं, जिससे खाना पकाना बहुत आसान हो गया और खाना बिना गंदगी और धुएं के पलक झपकते ही तैयार हो जाता है। आज गृहिणी कपड़े धोने, प्रेस करने के लिए फर्श और साफ करने के काम बिजली के यंत्रों की सहायता से करती है। आज की गृहिणियों को विज्ञान का सारा सबसे अधिक आभारी होना चाहिए, क्योंकि इससे उसके बहुत से काम आसान कर दिए गए हैं। अब उसे विश्राम, अध्ययन और अपने बच्चों के साथ अधिकतम समय बिताने के अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है उपसार लिखना है। ये इस सांसारिक जीवन में मानव हित का स्थान सर्वोपरि है। विज्ञान हमारी सुविधा के लिए, हम विज्ञान की सुविधा के लिए नहीं है। विज्ञान हमारी सुविधा के लिए है, हम विज्ञान की सुविधा के लिए नहीं है। अतः विज्ञान के द्वारा प्रदत्त सुविधा का महत्व तभी है जब मनुष्य की मनुष्यता सुरक्षित रहे, वह अमानवीय न बने जाए तथा
उसकी आत्मा सूख के नाले की तरह निरस्त न हो जाए। विज्ञान को अभिशाप से वरदान बनाने का उत्तरदायित्व बुद्धिमान और विवेकशील लोगों पर है। अतः विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हो, हमें इस दिशा में सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान टाइम का ये जो हमारा पेपर है, इसके अंदर ये प्रश्न छप सकता है, कोरोना काल और शिक्षा, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। पहला है दोस्तों प्रस्तावना। क्या है दोस्तों प्रस्तावना? सन 2020 के प्रारंभ से ही कोरोना वायरस के रूप में महामारी फैल रही है। उसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया है। इस महामारी के कारण विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश की स्थिति दयनीय हो गई है। वर्ष 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर में पहली बार प्रकाश में आए कोरोना वायरस संक्रमण ने विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। कोरोना वायरस आज संपूर्ण विश्व पर काल की भांति मंडरा रहा है। इस वायरस ने दुनिया के तमाम देशों को अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित किया और इस वायरस ने विश्व में अब तक लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि कई देश कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयासरत रहे। मास्क का प्रयोग करना और वैक्सीन की व्यवस्था का कार्य भी शुरू किया जा चुका है, परंतु कोरोना वायरस के कारण शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा वह अत्यंत चिंताजनक है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये समय बेहद नाजुक है। पॉइंट है दूसरा, कोरोना काल में शिक्षा प्रस्तावना। दोस्तों, कोरोना काल के अंदर जो शिक्षक की व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक व्यक्ति आज स्वयं को लाचार समझ रहा है। कोरोना वायरस के प्रभाव से कम करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर लॉकडाउन की व्यवस्था की गई, जिसके कारण हर क्षेत्र में प्रगति पर रोक लगी और इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन किए गए। लॉकडाउन की व्यवस्था को चलते देश में समस्त कॉलेज, विद्यालय और कोचिंगों को बंद कर दिया गया। इसके बाद कई स्कूलों और विद्यालयों को ऑनलाइन क्लासेज लेने का निर्णय लिया गया। ऑनलाइन के विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण नोट्स और प्रोजेक्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, विभिन्न एजुकेशन ऐप के माध्यम से भी विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा दी गई है। कोरोना महामारी के कारण देश में होने वाली कई सरकारी परीक्षाओं पर रोक भी लगा दी गई। परीक्षा को स्थगित करने का भी निर्णय लिया गया और ऐसे में विद्यार्थी का उत्साह भी क्षीण होता नजर आने लगा और विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रमोट किया गया था। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का विकल्प की भांति प्रयोग करके विद्यार्थी को पढ़ाई के प्रति जागरूक रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई थी, जिससे ई-पीजी पाठशाला, दीक्षा, ई बस्ता, शोध गंगा, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स के माध्यम से निसंदेह अध्ययन कार्य कर सकते हैं। तीसरा है, कोरोना काल में विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़े। 2019 में चीन में फैलते हुए इस वायरस का प्रकोप सर्व जगत में छा गया। भारत में 2020 में पहुंचकर इस वायरस ने कई व्यक्तियों के परिवार और जीवन को नष्ट कर दिया और एक विद्यार्थी जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है, कोरोना वायरस के कारण वह निराशाजनक स्थिति से गुजर रहा है। वो जो विद्यार्थी नए सत्र में प्रवेश लेना चाहता है, उसे पिछले सत्र के परिणाम न मिलने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का प्रयोग करके विद्यार्थी को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन वह विद्यार्थी को गांव के देहात में बसे उसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली का लाभ प्राप्त कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट लिखना है, उपसार। कोरोना वायरस जो 21वीं सदी की भयंकर महामारी है और इससे संपूर्ण विश्व को घेर लिया है और अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा भी इसी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की गई। तो ये दोस्तों, आज हमने मॉडल हिंदी साहित्य का पहला मॉडल पेपर है जो संपूर्ण हल कर लिया है। आपको ये किस प्रकार का लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर करें, जिसमें इसकी संपूर्ण पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। दोस्तों, मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, तो आप जितने भी मित्र हैं उनके लिए भी हेल्प करें। दोस्तों, हेल्प से कुछ नहीं होता है, आपके लिए अच्छा होता है, भगवान आपकी अच्छी करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं इसके संपूर्ण करवा दूंगा सारे मॉडल पेपर और उत्कर्ष जो एक लॉन्च करेगा बुक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, उसकी जो संपूर्ण पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।